हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आपके अकाउंटिंग के फ्लो चार्ट कवर होने वाले हैं। इस सेशन के बाद गैप से संबंधित जो स्ट्रक्चर है गैप का, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, वो आप मोटा मोटी आप समझ जाएंगे। रिवीजन के पर्पज़ से ये फ्लो चार्ट मैं करा रही हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें डिटेल में तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब डिटेल में बातें करने का समय नहीं है। फ्लो चार्ट के ज़रिए सारी चीज़ों को मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। सबसे पहले तो जानिए रूल्स ऑफ जनरल, यानी जनरल के रूल्स क्या होते हैं। रोजनामचा, जनरल को हिंदी में रोजनामचा बोलते हैं। जनरल के दो रूल्स होते हैं, एक तो जो परंपरागत चलते आया है ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा होता है जो कि मॉडर्न अप्रोच है, यानी आधुनिक मत है। अब जानिए मॉडर्न अप्रोच को, यानी आधुनिक मत में कैसा रूल है जनरल का। तो उसी प्रकार से यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट होगा, यहाँ पे नेम होगा, क्रेडिट होगा, यहाँ पे यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, यानी यहाँ पे नाम, यहाँ पे जमा। तो खातों के प्रकार में जैसे कि मान लीजिए कि संपत्ति खाता है, एसेट्स अकाउंट है, तो डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में घटता है। लाइबिलिटीज़ अकाउंट यानी दायित्व खाता डेबिट में घटता लिखेंगे और जमा में क्रेडिट में बढ़ता। डेबिट में घटता लाइबिलिटीज़ अकाउंट में और क्रेडिट में बढ़ता। कैपिटल अकाउंट यानी पूंजीगत खाता में नाम में घटता है और जमा में बढ़ता है। इसी तरीके से राजस्व अकाउंट में, यानी रेवेन्यू अकाउंट में, राजस्व खाता में डेबिट में घटता लिखेंगे और क्रेडिट में बढ़ता। एक्सपेंसेस अकाउंट यानी व्यय खाता में, जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में घटता है। ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गई कि रूल कैसा है जनरल का, परंपरागत रूल कैसा था और अब आधुनिक मत कैसा है इस खाते का। तो ये सारे खाते हैं जो कि पहले व्यक्तिगत खाते में इस तरीके से होता था, रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में, और अब एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में इस तरीके से डेबिट होता है और इस तरीके से क्रेडिट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे लेखांकन के बारे में, यानी अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग के बारे में बात करने से पहले तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हो जाए, यानी अकाउंटिंग होता क्या है, इसके अर्थ को समझिए। अकाउंटिंग एक व्यावसायिक भाषा है जिसका तात्पर्य मौद्रिक लेन देन करना, वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण और निर्वाचन करना तथा आर्थिक घटनाओं को संख्यात्मक रूप देकर इन घटनाओं के आधार पर परिणाम की गणना करना, ये होता है लेखांकन का अर्थ। लेखांकन की प्रकृति कैसी है, कैसी नेचर होता है लेखांकन का। तो लेखांकन एवं पेशा, ये इसकी पहली प्रकृति है। किस प्रकृति की होती है लेखांकन, वो यहाँ पे आप समझ रहे हैं। एक तो लेखांकन एवं पेशा होता है, दूसरा होता है लेखांकन एक नीति है, तीसरा निर्धारित शक्ति होती है। लेखांकन एक होता है बौद्धिक विषय होता है, लेखांकन एक होता है, दो बार लेखांकन एक यहाँ पर रिपीट कर दिया है, सामाजिक शक्ति होती है। तो ये होती है लेखांकन की प्रकृति। लेखांकन एवं पेशा, लेखांकन एक नीति, निर्धारित शक्ति, लेखांकन एक बौद्धिक विषय और सामाजिक शक्ति। तो ये तो लेखांकन की भैया प्रकृति आप समझ ही गए हैं, अर्थ समझ गए, प्रकृति समझ गए। अब इसके क्षेत्र को समझिए। खाता निर्माण और अंतिम खाते का निर्माण, ये क्षेत्र होता है अकाउंटिंग का। खाता के योग तथा शेष की जांच करना होता है, समय योजनाओं को लिखना होता है, पुस्तपालन की प्रविष्टि की जांच करना होता है, भूल सुधार की लेख करना होता है, अंतिम खातों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना, ये क्षेत्र है लेखांकन का। लेखांकन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र तो आप समझ ही गए। अब लेखांकन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो लेखांकन के 8 टाइप यानी 8 प्रकार के कार्य होते हैं। रचनात्मक कार्य, सामाजिक कार्य, प्रबंधकीय कार्य, सूचनात्मक कार्य, अभिलेखक कार्य, परीक्षात्मक कार्य, व्याख्यात्मक कार्य और वैधानिक कार्य। ये 8 किस्म के कार्य होते हैं लेखांकन के। अब लेखांकन के प्रकार की बात करते हैं, कितने प्रकार के लेखांकन होते हैं। तो यहाँ पे इस बॉक्स में लेखांकन के प्रकार दिए हुए हैं। एक होता है लागत लेखांकन, सरकारी लेखांकन, मानवीय संसाधन लेखांकन, प्रमाणिक लेखांकन, कर लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन और सामाजिक लेखांकन। ठीक है, ये
पूरे 4 प्रकार के लेखांकन होते हैं। कौन कौन से लेखांकन होते हैं, फिर से याद करिए। लागत लेखांकन, सरकारी लेखांकन, मानवीय संसाधन लेखांकन, प्रामाणिक लेखांकन, कर लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन और सामाजिक लेखांकन। तो ये आप इसके प्रकार को भी समझ गए, प्रकृति समझ गए, क्षेत्र समझ गए, प्रकार समझ गए, कार्य समझ गए, क्या क्या कार्य होते हैं लेखांकन के। अब लेखांकन की प्रणाली को समझिए, कैसी कैसी प्रणाली होती है लेखांकन की। व्यापारिक प्रणाली या उपार्जन प्रणाली कह सकते हैं इसको। इकहरा लेखा प्रणाली होता है, दोहरा लेखा प्रणाली होता है, नगद प्रणाली होता है और भारतीय प्रणाली होती है। ये 5 प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं लेखांकन के। तो ये आप प्रणाली आप समझ गए। अब समझिए कि लेखांकन के क्या लाभ होते हैं, लेखांकन से क्या क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे लाभ दिया है, साझेदारी में सहायक होता है, व्यापार का उचित मूल्यांकन होता है, ऋण लेने में सहायक होता है, कर निर्धारण में सहायक होता है, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है और अशुद्धियों से दूर करना होता है। इतने सारे लाभ होते हैं अकाउंटिंग से, यानी लेखांकन करने से। लेखांकन से लाभ भी आप समझ गए। लेखांकन का उद्देश्य क्या है? अशुद्धियों पर नियंत्रण करना, समायोजन करना, शुद्ध लाभ हानि की गणना करना और वित्तीय स्थिति की जानकारी करना, ये है लेखांकन का उद्देश्य। 4 उद्देश्य है लेखांकन के, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। अशुद्धियों पर नियंत्रण, समायोजन करना, शुद्ध लाभ हानि की गणना और वित्तीय स्थिति की जानकारी रखना। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं कॉलम में, इस फैक्ट्स को समझिए। ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। आधुनिक पुस्तपालन यानी मॉडर्न बुक कीपिंग, इसके जन्मदाता प्रसिद्ध गणितज्ञ और दर्शन शास्त्री लूका पेसियोली को माना जाता है। डी कंप्यूटरिसेट स्क्रिप्चरिस, डी कंप्यूटिस स्क्रिप्चरिस पुस्तपालन की पहली पुस्तक है। डी कंप्यूटरिसेट स्क्रिप्चरिस जो है ये पुस्तपालन की पहली पुस्तक है, जिसे कि वेनिस जो कि इटली में है, यहाँ से 1494 में लूका पेसियोली के द्वारा प्रकाशित किया गया था। स्मिथ और ऐशबर्न के अनुसार लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को संप्रेषित करने का एक साधन होता है। किसके अनुसार? स्मिथ और ऐशबर्न के अनुसार। बजट उपविधि यानी बजट सब सिस्टम में वित्तीय वर्ष का बजट वित्तीय वर्ष में बजट से वर्तमान आंकड़ों की तुलना तथा भावी वर्ष का बजट सम्मिलित होता है। होवार्ड और अपटन के अनुसार सामान्य रूप से चालू संपत्तियों का अभिप्राय उन संपत्तियों से है जो कि व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा अल्पकाल प्रायः 1 वर्ष के अंतर्गत रोकड़ में परिवर्तित हो। तो ये पूरे फैक्ट्स को आप अच्छे से समझिए जो कि इस कॉलम में दिया हुआ है। होवार्ड और अपटन के अनुसार सामान्य रूप से चालू संपत्तियों का अभिप्राय उन संपत्तियों से है जो कि व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा अल्पकाल प्रायः 1 वर्ष के अंतर्गत रोकड़ में परिवर्तित हो। बढ़ते हैं आगे। अब समझिए कि लेखांकन प्रणाली के आवश्यक गुण, उसके बाद आप इसके क्षेत्र को समझिएगा। सबसे पहले इसके गुण को समझिए। लेखांकन के गुण की बात करें तो इसमें शुद्धता एवं पूर्णता होती है, अनुकूलता होता है, शीघ्रता तथा मितव्ययिता होता है, लोचशीलता होती है, सरल और स्पष्टता होती है और निश्चित सिद्धांत और नियम होते हैं। ये सारे जो हैं लेखांकन में गुण होते हैं। अब पुस्तपालन के क्षेत्र को समझिए। तो यहाँ पे पुस्तपालन का क्षेत्र है। 3 प्रकार के पुस्तपालन के क्षेत्र होते हैं बुक कीपिंग का। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में खतौनी करना, खातों का योग करना व शेष निकालना, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में प्रविष्टिकरण करना, ये है पुस्तपालन का क्षेत्र। तो पुस्तपालन का क्षेत्र अगर आप समझ ही गए हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है उसको भी समझ जाइए। इसका उद्देश्य है लाभ हानि का ज्ञान होना, पूंजी का ज्ञान, भविष्य का नीति निर्धारण, कर का ज्ञान, संपत्ति एवं दायित्व का ज्ञान और आर्थिक स्थिति की जानकारी रखना। ये होता है बुक कीपिंग का उद्देश्य।
तो बढ़ते हैं इधर। लेखांकन के आप आवश्यक जो गुण होते हैं लेखांकन प्रणाली में वो तो आप समझ ही गए। 6 तरह के गुण होते हैं। अब लेखांकन के चक्र को समझिए। लेखांकन का जो चक्र है वो है विश्लेषण और विवेचन, लेन देन, रोजनामचा, खाता बही, तलपट, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। ये 8 चक्र होते हैं लेखांकन में। ये 8 चक्र जो है ये होते हैं लेखांकन में। कौन कौन से चक्र हैं? विश्लेषण और विवेचन, लेन देन दूसरा, तीसरा रोजनामचा, तीसरा चौथा खाता बही, 5वां तलपट, 6ठा व्यापारिक खाता, 7वां लाभ हानि खाता और 8वां आर्थिक चिट्ठा। चक्र भी आप समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन। पुस्तपालन की विशेषता को समझने से पहले पुस्तपालन का अर्थ समझ जाइए। व्यवसायिक लेन देन के निश्चित नियमों के अनुसार उचित बहियों में रखना ये पुस्तपालन होता है। व्यवसायिक लेन देन के निश्चित नियमों के अनुसार उचित बहियों में रखना पुस्तपालन है। अब पुस्तपालन की विशेषताओं को समझिए। व्यवसायिक लेन देन, लेखों को बहियों में लिखना, पुस्तपालन बहियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये 3 है विशेषताएं पुस्तपालन की। अर्थ और विशेषता भी समझ गए बुक कीपिंग का। अब बात करते हैं हम फिर से अकाउंटिंग के बारे में। अब अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? लेखांकन में कार्य संबंधित नियमों और आधारभूत मान्यताओं का पालन करना लेखांकन सिद्धांत कहलाता है। लेखांकन सिद्धांत किसको बोलते हैं? लेखांकन में कार्य संबंधित नियमों और आधारभूत मान्यताओं का पालन करना लेखांकन सिद्धांत कहलाता है। अर्थ समझ गए। अब इसकी प्रकृति को समझिए। इसकी प्रकृति, लेखांकन सिद्धांत की बात हो रही है, इसकी प्रकृति विकासशील है, ये मानवकृत है और इसका उल्लेख किसी अधिनियम में नहीं है। ये व्यवहार, औचित्य, उद्देश्य, अनुभव, तर्क, प्रयोग और आवश्यकता पर आधारित है। लेखांकन सिद्धांत के जो तत्व हैं वो हैं औचित्य, दूसरा उद्देश्य पूर्णता, तीसरा व्यवहारिकता। अब इसका लेखांकन का ये सामान्यतः स्वीकृति लेखांकन या लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत हैं। ठीक है, ये पेशेवर लेखापालकों के द्वारा सर्वमान्य स्वीकार किया गया व्यापक व्यवहारिक नियम है जो कि मान्यताओं, अवधारणाओं तथा प्रथाओं पर आधारित है। ये आर्थिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण में सहायक हो। ये आर्थिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण में सहायक हो। अब इसकी विशेषता को समझिए। आधारभूत मान्यताओं तथा कार्य पद्धति पर आधारित एक ही लेखांकन में औचित्य, उद्देश्य और व्यवहारिकता आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना सिद्धांत परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होते हैं। ये किसी अधिनियम में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे लेखांकन प्रथा के बारे में। लेखांकन कार्य परिपाटी और पारंपरिक प्रथाओं पर आधारित होता है जो कि निरंतर लंबे समय से चली आ रही होती है। लेखपाल उनका पालन और अनुसरण करते हैं जिसे लेखांकन प्रथा कहते हैं। लेखांकन प्रथा को तो आप सभी समझ ही गए होंगे। अब इसके प्रकार को समझिए। 4 प्रकार के होते हैं लेखांकन प्रथा। एक रूढ़िवादिता की प्रथा होती है जिसमें ये लाभ की आशा नहीं कर और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, ये रूढ़िवादिता की प्रथा होती है। दूसरा प्रथा होता है पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। ये कौन सी प्रथा है? इसमें लेखांकन कार्य पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता, नियमानुकूल तथा संबंधी वित्तीय अधिनियम के अनुसार करना होता है। ये होता है पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। तीसरा है सारता की प्रथा। इसमें सारपूर्ण तथा सारहीन तथ्य होते हैं। और चौथा होता है नियमितता की प्रथा। इस प्रथा में एक समान लेखांकन जिसका तुलनात्मक अध्ययन हो सके वो नियमितता की प्रथा होती है। तो अब लेखांकन की चारों प्रथाओं के बारे में आप समझ गए होंगे। 4 प्रकार की प्रथा होती हैं। अब उसके बाद आप समझिए लेखांकन प्रमाप के बारे में। लेखांकन प्रमाप की सबसे पहले लाभ से पहले जानिए इसके परिभाषा के बारे में। लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निर्मित निर्देशात्मक लेखांकन नियमों, नीतियों और व्यवहारों को लेखांकन प्रमाप कहते हैं। अब लेखांकन प्रमाप के लाभ क्या क्या है? लेखा व्यवहारों के विवाद कम करना, लेखांकन में लोचशीलता लाना,
विश्वसनीयता और प्रामाणिकता से सुधार और छल कपट रोकना, ये होता है लेखांकन प्रमाप से लाभ। अब लेखांकन प्रमाप का उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषताएं कैसी हैं। उद्देश्य है इसका लेखांकन जटिलता को कम करना तथा तार्किक दृष्टिकोण देना, एक रूपता लाने के लिए नियम बनाना, अंकेक्षण करने के लिए निर्देश देना, वित्तीय विवरणों की अनुसूचियों के निर्माण के लिए मार्गदर्शन करना। तो ये है लेखांकन प्रमाप का उद्देश्य। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं। तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, वित्तीय विवरण में एक रूपता लाना, मूलभूत लेखांकन के सिद्धांतों का प्रयोग, नियम नितियों और व्यवहारों में एक रूपता, ये है लेखांकन प्रमाप की विशेषता। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम जनरल पे। जनरल यानी जिसको हिंदी में रोजना मचा बोलते हैं। क्या मतलब होता है जनरल यानी रोजना मचा का। ये व्यावसायिक अभिलेख होता है जिसमें कि मूल रूप से व्यापारिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है और सभी व्यवहारों को संगठित रूप से तिथि के क्रम में एक स्थान पर प्रस्तुत करता है। तो ये आप समझ गए कि इसका क्या अर्थ होता है। इसका उद्देश्य क्या है। रोजना मचा का उद्देश्य है सभी लेन देन को क्रमानुसार लिखना, रोजना मचा को आधार बना करके प्रमाणक के तौर पर प्रयोग करना, खतौनी के लिए आवश्यक होता है। ये व्यापारियों के मध्य आपसी विवाद हल करने में सहायक होता है। जनरल का उद्देश्य समझ गए आप। अब इसके प्रविष्टियों के प्रकार को समझिए जो कि लेन देन पर आधारित होती है। पहली प्रविष्टि होती है साधारण प्रविष्टि और दूसरी संयुक्त प्रविष्टि होती है। दो तरह की प्रविष्टि होती है जनरल की। जनरल का नियम क्या है। जनरल का नियम होता है, यहाँ पे खातों के प्रकार होते हैं, यहाँ पे नाम होता है, यहाँ पे जमा होता है। जैसे कि आपने सबसे ऊपर में पढ़ा कि जो पारंपरिक मत भी पढ़ा और आधुनिक मत भी उसका पढ़ा है रोजना मचा का। तो इसमें खातों के प्रकार में जैसे संपत्ति खाता होता है तो उसमें नाम में बढ़ता है और जमा में घटता है संपत्ति खाता में। दायित्व खाता में घटता है नाम में और जमा में बढ़ता है। पूंजीगत खाता में नाम में यानी डेबिट में घटता है और क्रेडिट में बढ़ता है। और व्यय खाता में बढ़ता है नाम में, घटता है जमा में। ये होता है जनरल का नियम। जनरल के नियम के बाद आप समझिए इसके प्रविष्टि के प्रकार लेखांकन पर आधारित। ये तो प्रविष्टि के प्रकार आप इसके लेन देन पर आधारित समझ रहे थे। अब लेखांकन पर आधारित जो इसकी प्रविष्टि के प्रकार है वो है प्रारंभिक प्रविष्टि, हस्तांतरण प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि, समायोजन प्रविष्टि और उभय पक्ष प्रविष्टि। ये प्रविष्टियाँ होती हैं लेखांकन पर आधारित जनरल की प्रविष्टि। और इसके साथ ही आज का सेशन और अकाउंटिंग के फ्लो चार्ट भी समाप्त होते हैं। तो आई होप ये फ्लो चार्ट के जरिए अकाउंटिंग आपका जो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट होता है, जो कि सारी चीज़ें उद्देश्य विशेषताएं ये सब जो स्ट्रक्चर होता है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। बाकी इसके विस्तार पूर्वक जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो आप पढ़ ही चुके होंगे, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।